जाएगा तो डिपेंड करता है कि हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन में इस चीज की जरूरत है कि नहीं है। पॉइंट ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद डी वाले पार्ट में चला गया तो हाइब्रिडाइजेशन में डी इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उस चीज के, लास्ट क्लास में बोला भी था कि पाई बॉन्ड से रिलेटेड कुछ और मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग। एग्जांपल से जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का, हाँ आएगा आएगा आएगा, जब हम लोग पाई बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में जितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है उतना ही रिक्वायरमेंट वाले पार्ट को मिक्सिंग में डालेंगे, फिर बाकी बचा पाई बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग डी ऑर्बिटल के बेसिस पर आराम से मेंशन कर सकते हैं या फिर फॉर्म कर सकते हैं। आएंगे उस पे आज। जेनन टेट्राफ्लोराइड में उसमें तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक्साइटेड स्टेट में हाँ जाके, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हाँ, सिर्फ वहां पे हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तब डिपेंड करता है कि हम लोगों के कौन कौन से ऑर्बिटल की जरूरत है हम लोगों को। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। अरे यार मतलब हम लोग का जो ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं उसमें ये चीज बहुत मस्ट होता है कि हम लोग का कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर किया जा रहा है। जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन मान लो कि sp3d है, अगर sp3d है तो हम लोग डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो यूज नहीं कर रहे होंगे। इस टाइप का पार्ट रहता है। एक मिनट को हम डिस्कशन कर लेते हैं उस चीज का। उससे चार्ज्ड मॉलिक्यूल का उसका भी हाइब्रिडेशन कैसे होता है? एक मिनट बता रहे हाइब्रिडाइजेशन सेम तरीके से होता है। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नया नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम तरीके से होगा। जैसे मान लो कि जेनॉन ट्राइफ्लोराइड बोला ना, यस सर। टेट्राफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड नहीं बनेगा। तो इस केस में एक्सी वाले पार्ट के अलावा इस पे 4 फ्लोरीन वाला पार्ट दे रखा और जेनॉन के ऊपर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 8 में से 4 बॉन्ड में चला गया। तो 8 में से अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले पार्ट में चला गया तो उस केस में 4 बच गया। 4 का मतलब 2 लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों के बॉन्डिंग वाले पार्ट में टोटल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि सोच के देखो कि जेनॉन के ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंसिडर करें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जबकि आज 4 बॉन्ड बना है, मतलब कोवेलेंसी 4 है। अगर कोवेलेंसी 4 है तो डेफिनेटली हम लोग का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट निकल के आया होगा। तो हम लोग सीधा एक्साइटेड स्टेट 2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट 2 में तो जैसे हीलियम के नीचे नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन, और उसके नीचे जेनॉन वाला पार्ट आता है। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड। इसका मतलब 5s2, 5p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आउटर मोस्ट शेल में। और 5s वाले पार्ट के अलावा, 5p वाले पार्ट के अलावा हम लोग के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p वाले पार्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक मिनट, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हम लोग को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग 2 एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा करके ऊपर डाल देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को उठा करके ऊपर डालेंगे तब उसके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब एक चीज देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो एक s ऑर्बिटल को 3 p ऑर्बिटल चाहिए और 2 d ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s ऑर्बिटल तो चाहिए ही, 3 p ऑर्बिटल भी चाहिए और उसके अलावा 2 d ऑर्बिटल चाहिए। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को? हाँ सर बोलो। ये एस का जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, सर वो पहले ब्रेक होगा या फिर पी में? पहले सर पहले एस ऑर्बिटल का उसमें इलेक्ट्रॉन्स दो हमेशा पेयर में। उसमें जैसे इस तरीके से ध्यान रखना। मान लो कि अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो जैसे पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग टर्म सुनते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर उससे पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग टर्म सुनते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, कोई भी केसेस को लेकर के चले हम लोग, तो एक चीज हम लोग का फिक्स होता है कि हम लोग सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को उठा के ले जाते हैं, सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मान लो कि हम लोगों का एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है तो ज्यादा बड़ा साइज पी ऑर्बिटल का होगा, मतलब न्यूक्लियस से एस का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, पी का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा। पी अगर बाहर है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट इजीली रिमूव करके हायर एनर्जी स्टेट में लेकर के जाया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा जो हायर एनर्जी वाला पार्ट है उसी इलेक्ट्रॉन को उठा करके बाहर लेके जाएंगे हम लोग। और कोई डाउट?
सो चार्ज मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, किसका? सो चार्ज चार्ज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, चलो ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल वाले पार्ट हो गया। तो चार्ज मॉलिक्यूल वाले में से करना क्या है इसमें? जैसे मान लो H3 प्लस है, तो H2 प्लस में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, 3 हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ऑक्सीजन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हम लोग 3 वैलेंस, सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 लिख दिया गलती से, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, और 5 में से 3 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक लोन पेयर है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट क्या होगा? sp3, sp1 p2 p3। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के ऊपर है कि नहीं है। जैसे मान लो CO3 2 माइनस है, तो CO3 2 माइनस वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O माइनस और O माइनस, तो सेंट्रल एटम तो केवल कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो ICl2 माइनस है, तो ICl2 माइनस वाले पार्ट में आयोडीन सेंट्रल एटम, 2 क्लोरीन वाला पार्ट दे रखा, और आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 बॉन्ड में चला गया, मतलब टोटल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के पास बच गए। तो उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसिडर करेंगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जा सकता है। सर ऐसा कभी नहीं होता कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया सब बांटने उठने के बाद? हाँ, बचता है। तो सबसे उसको सर शुरुआत में क्या जब बोलेंगे, लोन पेयर? सबसे शुरुआत में जब लोग उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जब हम लोग एक्सेप्शन टू लेविस रूल बता रहे थे तब उस स्टेज में इस चीज का डिस्कशन किया था। इसको हम लोग वैसे हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे एक छोटा सा पार्ट ये होता है कि इन जनरल लोन पेयर वाले, सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं इन जनरल, और कहीं कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। जैसे अगर कार्बन का केस रहता है तो उस केस में हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, बट बाकी केसेस में हम लोग काउंट करते हैं। बट कार्बन में भी अगर CF3 रेडिकल रहा तो इस कार्बन वाले पार्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करता है। तो इसमें थोड़ा वेरिएबल केसेस है, इसलिए हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, ताकि सारे पॉइंट्स का ध्यान रहे हम लोगों को। और कोई डाउट? अगर और कोई डाउट नहीं है तो लास्ट क्लास में जो जो हम लोग डिस्कशन किए थे उन डिस्कशंस को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। बोला था तुम लोग को ये डायग्राम वाला पार्ट देखने के लिए, शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बोला था ये डायग्राम वाला पार्ट एक बार खुद से देख लेना। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में पूरा जो मॉलिक्यूल है वो प्लानर हो गया था, मतलब कार्बन और दोनों हाइड्रोजन वाले पार्ट। तो बेसिकली चारों हाइड्रोजन और दोनों कार्बन, 6 एटम्स एक प्लेन में लाई करेंगे, और पाई बॉन्ड को प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे आराम से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, अपना पाई इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट रहेगा, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे फॉर्मेशन में जाएगा। ये तो हम लोगों का C2H4 का मॉलिक्यूल बन गया। आगे इसके बाद और भी एग्जांपल्स वाले पार्ट का डिस्कशन करना है हम लोगों को। लेक्चर नंबर, एक काम करते हैं इसी में हम कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 9 के अलावा लेक्चर नंबर 10, तो उसी मॉलिक्यूल्स का पार्ट होगा बेसिकली। C2H4 के बाद मान लो हम लोग डिस्कशन में मॉलिक्यूल नंबर 5 C2H2 की बात करते हैं, इथाइन मॉलिक्यूल। तो इस केस में अगर हम लोग बिना ऑर्बिटल डायग्राम मेंशन किए हुए काम करें तो भी हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मान लो हम लोग कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के पहले पाई बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के दूसरे पाई बॉन्ड की बात करें, तो इस केस में अगर नेचर ऑफ बॉन्ड निकालना होगा तो सबसे पहला काम यहाँ पे sp कार्बन, यहाँ वाले पार्ट में भी sp कार्बन, क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। S, उसके बाद P1, दूसरे वाले कार्बन पे भी S और दूसरे वाले साइड में P, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन पे sp है। तो एक चीज तो फिक्स है कि कार्बन वाला पार्ट अपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बॉन्डिंग करेगा। तो पहला कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एक sp कार्बन दूसरे sp कार्बन के साथ आराम से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएगा, ऐसा बोला जा सकता है, सबसे पहला चीज। दूसरा, अगर कार्बन हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो कार्बन तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलावा कोई और यूज नहीं करने वाला। हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, इस केस में हम लोग के पास वैलेंस शेल 1s होता है, उसके अलावा कोई और हम लोग के बॉन्डिंग में जा भी नहीं सकता, तो इसलिए sp और 1s। अब एक चीज सोच के देखो, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं कराता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे, फिर से हम यहाँ पे लास्ट क्लास में मेंशन किए थे, वापस से यहाँ पे बोल रहे हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कराएगा। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कराएगा तो कार्बन वाले पार्ट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 2p के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें।
तो अगर 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब पहला जो पाई बॉन्ड है वो भी 2p में बनेगा, दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो भी 2p में बनेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा और s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। तो इस केस में नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही बना दिया बिना ऑर्बिटल डायग्राम को मेंशन किए हुए। लेकिन अगर हम लोग पूरे डायग्राम्स की बात करें, पूरे ऑर्बिटल्स वाले पार्ट की बात करें, तो जैसे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, अगर आज टाइम मिला तो आज डिस्कशन करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो मॉलिक्यूल के शेप का तुमको आइडिया लगेगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, बट शेप का आइडिया हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जैसे एक चीज सोच के देखो, कार्बन नंबर 1 पे जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में एजम्पशन मान के चल गए हम लोग कि px, py, pz ये तीन ऑर्बिटल से मान लेते हैं कि px वाला पार्ट मिक्सिंग में चला गया। जब sp हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल चाहिए और एक p ऑर्बिटल चाहिए, तो मान लेते हैं कि s के साथ px वाला पार्ट मिक्सिंग में गया, तो इसके साथ px मिक्सिंग में जाएगा तो x डायरेक्शन हम लोग का एग्जिस्ट करेगा, केवल सिंगल x डायरेक्शन, मतलब एक लाइन के अलोंग सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो हम लोग कार्बन 1 और कार्बन 2 के पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड में पहला पाई बॉन्ड अगर कंसिडर करें तो px वाला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए py एग्जिस्ट कर रहा है और pz एग्जिस्ट कर रहा है। py वाले पार्ट को अगर पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, पहले पाई बॉन्ड वाले पार्ट को बनाने के लिए, तो हमेशा पाई बॉन्ड पैरेलल ऑर्बिटल्स ही बना सकते हैं। तो py वाला पार्ट py के साथ ही कंबाइन करेगा पैरेलल p ऑर्बिटल बनाने के लिए। अब अगर पहला पाई बॉन्ड py बना चुका, तो हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन केवल यही अवेलेबल है कि हम लोगों का पाई वाले पार्ट में सेकंड बॉन्ड बनाने के लिए pz ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का भी pz ऑर्बिटल मिले। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास। मतलब अगर मान के चले कि s के साथ px मिक्सिंग में चला गया, तो पाई ऑर्बिटल बनाने के लिए, फिर पाई बॉन्ड बनाने के लिए py और pz इस चीज को यूज कर पाएंगे हम लोग। तो अगर मान लो कार्बन नंबर 2 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp, तो फिर s के साथ हम लोग के पास मिक्सिंग के लिए p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल होना चाहिए। बट py वाला पार्ट और pz वाला पार्ट तो पाई बॉन्ड में खत्म हो चुका है, इसका मतलब px के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले वाले केस में भी px डायरेक्शन केवल x डायरेक्शन है, मतलब हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक लाइन के लॉन्ग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और लास्ट वाले पार्ट में भी वही x डायरेक्शन आया। इसका मतलब हम लोग वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम तो स्फेरिकल है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ऐसा समझो कि मान लो ये पेन है, ये पेन के साइड में हम एक स्फेयर डाल दे, तो हम लोग का शेप वाला पार्ट वो लीनियर ही रह जाएगा, क्योंकि स्फेयर तो किसी भी तरीके से डालो, स्फेयर हमेशा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग का जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट इस तरीके का हो सकता है। एक कार्बन वाले पार्ट का जो sp ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन वाले पार्ट के sp ऑर्बिटल के साथ मिक्स किया, और जो sp ऑर्बिटल वाला पार्ट होगा वो हमेशा x डायरेक्शन में लेके चल रहा है। तो इसी x डायरेक्शन में दूसरा sp ऑर्बिटल भी होगा और दूसरे वाले कार्बन का भी दूसरा sp ऑर्बिटल होगा, और वही sp ऑर्बिटल पे हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब हम लोग sp वाले पार्ट के कार्बन वाले ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन के 1s का मिक्सिंग कर लिए, तो ये पूरा का पूरा डायरेक्शन हम लोग का x डायरेक्शन निकल के आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ये पूरा पार्ट एक लाइन से एग्जिस्ट करेगा। मतलब लीनियर स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए, जो हम लोग वेस्पर थ्योरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर आज क्लास के लास्ट में। इस कंसेप्ट में भी मालूम पड़ेगा कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर शेप निकल के आता है। तो यहाँ पे लीनियर शेप वाला पार्ट आ गया। इसके अलावा एक पाई बॉन्ड एक कार्बन का py और दूसरे कार्बन का py वाला पार्ट बना रहा है, एक पाई बॉन्ड ऐसा बना लिया py डायरेक्शन में, और दूसरा पाई बॉन्ड हम लोग pz डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको हम पिंक कलर से डिनोट कर देते हैं। दूसरा पाई बॉन्ड वाला पार्ट अपने pz वाला पार्ट दूसरे pz के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लिया। तो ये जो डायग्राम बनाने का ऊपर हम लोग ऑर्बिटल वाले पार्ट को मेंशन किए थे, ये चीज कार्बन वाले पार्ट में, इसको बनाओ या इसको नहीं बनाओ, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो ऑर्बिटल के मिक्सिंग वाला पार्ट है, इससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से एटम एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो भी एटम्स एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसको हम लोग को प्लेनर एटम बोल सकते हैं। अभी इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट एक छोटा सा कंसेप्ट होता है रेजोनेंस।
उस रेजोनेंस वाले पार्ट को जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही एक स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कोप्लेनर इन नेचर, इस तरह का सवाल हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। उसमें ये सब ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग का थोड़ा बहुत दिमाग में ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हम लोग को। डायग्राम वाला पार्ट नोट कर लो, So, इथाइन मॉलिक्यूल नोट कर लो, नेचर। हाँ बोलो। तो पी वाई और पीजेड से क्या सिग्निफाई कर रहा? पीवाई और पीवाई इस तरीके से समझो कि जैसे हम लोग का पीवाई ऑर्बिटल दूसरा पीवाई ऑर्बिटल है, तो जो पाई बॉन्ड का प्लेन बना, तो पाई बॉन्ड का प्लेन वाई डायरेक्शन में रहेगा एक्स डायरेक्शन में भी, बट वाई डायरेक्शन में। और दूसरा पीजेड और पीजेड ऐसा ओवरलैप करेगा, तो हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला पार्ट हम लोग का पाई बॉन्ड का प्लेन रहेगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड का प्लेन अपना रह गया, बट अगर मान लो कि ऐसा दो ऑर्बिटल्स है, ये दोनों के दोनों ऐसा पैरेलली ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप करने का मतलब है कुछ पार्ट ऐसा कॉमन टाइप का आएगा, तो एक प्लेन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, वो प्लेन वाई डायरेक्शन में रहेगा केवल। और अगर पीजेड वाला पार्ट पीजेड के साथ मिक्सिंग हो रहा है, तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्लेन वाला पार्ट रहेगा। तो पाई बॉन्ड का दो प्लेन आया, वाई प्लेन और जेड प्लेन। एक्स तो बाय डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि दो एटम्स एक्स डायरेक्शन में है, बट एक्स के अलावा केवल वाई प्लेन और केवल जेड प्लेन रहेगा। ये पार्ट तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में से एक है, ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट में से एक यही पार्ट है। इसके आगे का चीज बहुत आसान हो जाता है, फिर इसके आगे फिर हम लोग केवल चीजें याद रखनी होती है, कुछ उस पॉइंट का ध्यान रखना होता है। तो जब भी कभी हम लोगों को नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना होगा, तो सीधा हम लोग मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन को लिख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग को ज्यादा कुछ हाई फाई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और एक मॉलिक्यूल का डिस्कशन हम और करेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही मॉलिक्यूल है, एलिन्स का स्ट्रक्चर। उसका छोटा सा पार्ट तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में भी आया है, C3 4- उसी एलिन्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो उस केस में एलिन्स वाला स्ट्रक्चर अपने काम का होता है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी एक एक करके हम लोग एलिन्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक बार खुद से ट्राई करके देखना, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो हम लोग का एटम्स का प्लेन है, वो प्लेन कौन से डायरेक्शन में होगा, इस एक चीज को जज करके खुद से देखना, और उसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। हम केवल डायग्राम में भी मेंशन करने वाले हैं, मतलब एलिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है इस चीज को मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद अपने आप तुम लोग को ये चीज करते चले जाना, एक बार ट्राई करके देखना, फिर हम बताते जाएंगे। और तुम लोग काफी भारी भारी मॉलिक्यूल बता दिए हैं, तो इससे भारी सवाल पूछने वाला तो कोई नहीं है इनफैक्ट। और एक क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, उस चीज का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अभी वेस्पर थ्योरी के बाद इस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर नोट कर लिया होगा तो एग्जांपल नंबर 6 वाले पार्ट को ट्राई करके देखना। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, H H H और H, इस चीज को हम लोग एलिन्स बोल सकते हैं। लगातार डबल बॉन्ड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं पे।
अगर कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड होगा तो इन जनरल इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग, जैसे अल्कीन्स होता है ना, तो जब डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स है, इस टाइप का अगर हम लोगों का डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव रहा तो जनरली इस चीज को एलीन्स बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं पे क्यूमुलिन्स वर्ड भी मेंशन किया जाता है। इस केस में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और उसके हिसाब से एटम्स का प्लेन क्या होना चाहिए, इस चीज का डिस्कशन करो। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एटम्स वाले पार्ट है तो कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। आज भी बारिश हो रहा है बोकारो में, इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया बारिश। देवांशु, तुम्हारे स्कूल में एग्जाम चल रहा है ना जी? हाँ सर। आज केमिस्ट्री था ना? हाँ क्या क्या क्वेश्चन आया? सर, जो भी आया था सब अपने से आ रहा था बन लिखने पे। अपने से आ रहा था कि गूगल से आ रहा था? नहीं नहीं, अपने से। झूठ बोलेगा? सच्ची। क्या क्वेश्चन था? हाँ, ज्यादातर तो डेफिनेशन ही था। क्या क्वेश्चन था ये तो पूछ रहे हैं, तुमको क्वेश्चन याद नहीं, तुमको आंसर का ध्यान है कि सब आ रहा था। सर डिफाइंड में था कुछ कुछ। हाँ। कॉपी लेके बैठा था क्या? नहीं सर, पीडीएफ है, बोलते भेज दो। बोलते वक्त भी हंस रहा है। अंशिका, क्या पेपर था? मतलब कैसा पेपर था? सर हाँ मतलब सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करना था और बहुत सारा डेफिनेशन ही था, तो मोल कॉन्सेप्ट से बढ़िया क्वेश्चन था तो वो सारा बना। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन। बस कौन कौन सा टॉपिक था तुम लोग हाफ ईयरली के सिलेबस में? बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पूरे हाफ ईयरली में बस 2 चैप्टर? बहुत हाँ सही, सर। मजा ही आ गया होगा तुम लोगों को तो। हाँ मजा ही आ गया। बाकी लोग का भी हाफ ईयरली शायद शुरू होने वाला है, डीपीएस वालों का शुरू होने वाला है, चिन्मय वालों का भी 1 तारीख से शुरू होने वाला है, अयप्पा का शायद से 22 अक्टूबर से है। 16 से। 16 से। और डीएवी का कब से है, कोई आइडिया किसी को? सब लोग मुंह माया से ऊपर उठ चुका है, जब भी हाफ ईयरली हो जाए सर। हम लोग का Google हाफ ईयरली नहीं हो रहा है सर, क्यों? वो स्कूल खुलने के बाद होगा। तो स्कूल नहीं खुला तो? ऐसे ही यूनिट टेस्ट होगा अभी, हाफ ईयरली स्कूल खुलने के बाद। स्कूल नहीं खुला तो पता नहीं। ये बढ़िया यार, तुम लोग की जिंदगी में बड़ा फन आ रखा है। सबसे पहले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन, तीसरे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, खुद से समझ लेना। बट एक चीज सोच के देखो, कार्बन नंबर 1 पे अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि s के साथ px वाला पार्ट मिक्सिंग में गया और py वाला पार्ट मिक्सिंग में गया, एजम्पशन लेके चल लेते हैं। तो जब x और y वाला पार्ट मिक्सिंग में गया, इसका मतलब 2 डायरेक्शन आया। 2 डायरेक्शन का मतलब हम लोग एक xy प्लेन की बात कर सकते हैं। मतलब जो पहले कार्बन पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो xy प्लेन में होंगे। मतलब 3 ऑर्बिटल्स वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है, वो तीनों के तीनों हम लोग xy प्लेन में कंसिडर कर सकते हैं। पूरा का पूरा पार्ट xy प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के पाई बॉन्ड की बात करें तो कार्बन नंबर 1 का px और py खत्म हो चुका है, pz के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और pz हमेशा पाई बॉन्ड pz के साथ ही बनाएगा। तो इसका मतलब कार्बन 1 का pz कार्बन 2 के pz को लेकर के गायब हो गया। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट में sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है और उस sp वाले पार्ट में pz वाला पार्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है हम लोग के पाई बॉन्ड वाले पार्ट में, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए अपने पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो px ऑर्बिटल और दूसरा py ऑर्बिटल। मान लेते हैं कि px ऑर्बिटल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लोग बचपन से एक सुनते आ रहे हैं तो x मानना आसान है। px वाले पार्ट को मिक्सिंग में डाल लेते हैं। तो इस केस में s के साथ अगर px वाला पार्ट केवल मिक्सिंग में जाएगा, इसका मतलब x एक्सिस वाला पार्ट या x डायरेक्शन वाला पार्ट अपना वो जो भी बॉन्ड बन रहा है, जो भी
हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को प्लेस करना है, वो हम लोग एक्स डायरेक्शन में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट का हम लोग का पीजेड वाला पार्ट खत्म हो चुका था ऑलरेडी। कार्बन नंबर 2 का पीजेड पहले पाई बॉन्ड बनाने के लिए जा चुका है। पीएक्स वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड में जा चुका। तो बचा ऑप्शन क्या अपने पास, तो आराम से पीवाई वाले पार्ट को यूज कर सकते हैं कार्बन नंबर 2 का। फिर से बोल रहे इस चीज को, कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट का पीजेड ऑर्बिटल वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग के पाई बॉन्ड बनाने के लिए जा चुका था और पीएक्स वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड बनाने जा चुका है। तो इसीलिए कार्बन नंबर 2 के पीवाई के अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा पाए, और पीवाई ऑर्बिटल हमेशा पीवाई के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। तो अगर कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट का पीवाई कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट के पीवाई के साथ चला गया, तो कार्बन नंबर 3 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए s ऑर्बिटल तो है, बट इस बार py ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। px py pz में py बॉन्ड बनाने में ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो बचेगा px और उसके अलावा pz। मतलब कार्बन नंबर 3 के हाइब्रिडाइजेशन में px और pz मतलब x z प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा आराम से लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन ना होकर के एक्स जेड प्लेन होगा। उसको इस तरीके से समझना और ढंग से समझना इस चीज को, ये तरीका भी जिंदगी भर याद रखना। जैसे मान लो हम लोग सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर मेंशन किए थे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 इथीन वाला पार्ट। तो इथीन वाले पार्ट में एक मिनट, ये इथीन वाला पार्ट है। तो इथीन वाले पार्ट में जैसे यहाँ पे हम लोग के पास एक कार्बन है और इस कार्बन वाले पार्ट पे एक हाइड्रोजन और नीचे एक और एक हाइड्रोजन है, मतलब थंब और नीचे लिटिल फिंगर वाला पार्ट। तो ऐसा मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन है पाम के पास और ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। दूसरे वाले केस में भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ऐसा मेंशन कर लिया। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लानर है, मतलब इसको अगर हम लोग देखेंगे सामने से तो एक प्लेन के जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन, ऊपर का जो दोनों थंब है और नीचे का जो दोनों लिटिल फिंगर है, ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि हम लोग का पहले एक्स वाई प्लेन था, दूसरे में भी एक्स वाई प्लेन, अगर इसको एक्स वाई प्लेन मानेंगे तो दूसरा भी हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन रहेगा। हमेशा मॉलिक्यूल बिल्कुल एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा और दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है। अगर हम लोग ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एलिन्स वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर, तो एक पार्ट एक्स वाई है बट एक पार्ट एक्स जेड है। उसको ऐसा समझो कि हम लोगों का पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, फिर बीच में एक कार्बन है, फिर दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो पहला कार्बन यहाँ मार्क किया, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन। सेम टाइप से दूसरा कार्बन यहाँ मार्क किया, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन को दोनों हाथ का जो ज्वाइंट है वहां पे कंसिडर किया। तो एक का प्लेन अगर एक्स वाई है तो उस केस में दूसरे का एक्स वाई प्लेन नहीं हो सकता, एक्स जेड प्लेन होगा। तो दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा। अगर पहले वाले पार्ट को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो दूसरा वर्टिकल प्लेन में है। मतलब हम लोग का ये 2 प्लेन तो है, लेकिन एक प्लेन अगर हम लोग का ये वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, अगर एक प्लेन वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा। सिंपली उसको ऐसा समझना कि पहले मॉलिक्यूल प्लानर था, बट अगर 2 कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड आ गया तो मॉलिक्यूल वाले पार्ट ने ये प्लानर स्ट्रक्चर में से किसी एक पार्ट को घुमा दिया। अब उसमें से मतलब अपने मर्जी पे है कि हम लोग राइट वाले पार्ट को घुमा रहे हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को घुमा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट वाले को घुमाओ, लेफ्ट वाले को घुमाओ, बस हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल था पहले पाई बॉन्ड में, अगर 2 पाई बॉन्ड हो गया तो एक को वर्टिकल में डाल दो। इस तरीके से स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। तो एक पार्ट एक्स वाई प्लेन हो गया, एक पार्ट को एक्स जेड प्लेन मानते हुए आराम से काम कर सकते हैं। ये हम लोग के एलिन्स का स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रखना होता, तो ये वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है। जब भी कभी हम लोग एक मॉलिक्यूल को एक नॉर्मल प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में या बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड के प्लेन का मतलब जैसे तुम्हारा जो स्क्रीन है, अगर उसके स्क्रीन के प्लेन की बात करेंगे तो जैसे मेरे हाथ है ये तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन के जैसा है, तो तुम्हारा स्क्रीन का प्लेन मेरे हाथ का प्लेन एग्जैक्टली सेम है। लेकिन मेरा जो दूसरा हाथ है, इस हाथ का जो प्लेन है वो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर जा रहा है। इसको फिर से एक बार सोच के देखो, खुद से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो कॉपी है उस कॉपी वाले पार्ट को कंसिडर करें। मान लो जैसे हम भी ये डिजिटल पैड यूज करें अगर, तो डिजिटल पैड वाला पार्ट मेरा जो है, अगर इसके प्लेन में किसी चीज को रख रहे हैं हम लोग तो इस चीज को हम लोग प्लेन ऑफ पेपर बोलेंगे। लेकिन अगर इसके वर्टिकल प्लेन में रख दिया ऐसा
तो इसको रखने का मतलब है कि एक पार्ट प्लेन के ऊपर जा रहा है और दूसरा पार्ट प्लेन के नीचे जा रहा है। तो जब हम लोगों के नॉर्मल प्लेन की बात करेंगे, मतलब मान लो ये कॉपी ऐसा है, तो कॉपी हम लोग को सामने से नॉर्मल प्लेन दिख रहा है। अगर इस नॉर्मल प्लेन के कुछ पार्ट आगे आ रहा, कुछ पार्ट हम लोग से दूर जा रहा, मतलब इस प्लेन में से कुछ पार्ट हम लोग की तरफ आ रहा, कुछ पार्ट हम लोग से दूर जा रहा, तो उस तरह की चीज को हम लोग सॉलिड लाइन और डैश लाइन से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट सॉलिड वेज इस टाइप से, सॉलिड वेज और दूसरा डैश वेज, इस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं इस चीज को, या फिर इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, सॉलिड वेज और डैश्ड वेज। सॉलिड वेज का मतलब इस प्लेन से जो चीज हम लोग की तरफ आ रहा है, और डैश्ड वेज का मतलब प्लेन से जो चीज हम लोगों से दूर जा रहा है। तो अगर हम लोग मान के चले कि कॉपी का प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो कॉपी के प्लेन को नॉर्मली ऐसा दिखा सकते हैं, जो नॉर्मल लाइन होगा वो कॉपी का प्लेन होता है। लेकिन इसके आगे वाले केस में जो हम लोगों का हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन वाला पार्ट कॉपी के प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर एक प्लेन वर्टिकल था तो दूसरे प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखना है हम लोगों को। तो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, उसमें से एक हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड प्लेन पे रहेगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट है उस चीज को हम लोग डैश प्लेन पे रख सकते हैं। मतलब इधर जो लेफ्ट साइड का दोनों हाइड्रोजन है, ये अपने कॉपी के प्लेन में आ गया, या बोर्ड के प्लेन में आ गया, फिर स्क्रीन के प्लेन में आ गया। लेकिन सॉलिड वेज का मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, और जो डैश्ड हाइड्रोजन है वो स्क्रीन में पीछे की तरफ जा रहा है। हुआ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टाइप का इमेजिनेशन, थोड़ा इस एक रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना। ये सॉलिड वेज और डैश्ड वेज हम लोग वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, बट एक छोटा सा इंसाइट यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। नोट कर लो, ऊपर के सारे पार्ट को नोट कर लो। सर आपके पास एक लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर वाला था ना जिससे बताते थे, वो उससे बता देते। या उससे भी बता पाए हम मुश्किल है, क्योंकि वो भी तुम लोग के स्क्रीन में नॉर्मल दिखाई देगा। हम ट्राई करके देखे थे बट अच्छा नहीं है। हम तुम लोग वो मतलब एनिमेशन वाला चीज दिखाएंगे। एनिमेशन से समझना ज्यादा आसान है, क्योंकि एनिमेशन में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे रोटेट करता है अच्छा से दिखाई देता है, वो ज्यादा जज कर पाएंगे। तो सॉलिड वेज और डैश वेज समझाएंगे अभी के लिए बस सुन लो कैसा कुछ होता है। सॉलिड वेज सर आगे रहता है या पीछे रहता है? सॉलिड वेज कॉपी के प्लेन की तरफ से हम लोगों की तरफ आ रहा है, जो चीज हम लोग की तरफ आ रहा है उसको सॉलिड वेज पे रखेंगे। जो हम लोगों से दूर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज डैश्ड वेज। जैसे कॉपी है तो कॉपी से एक चीज मेरे तरफ आ रहा है, तो जो चीज मेरे तरफ आ रहा है उसको सॉलिड बोलेंगे, जो चीज मेरे से दूर जा रहा है उस चीज को हम लोग डैश्ड बोलेंगे। जैसे ऐसा समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो फिर कॉपी का जो प्लेन है सर वो प्लेन एक्स वाई ले लेंगे। हाँ, कॉपी के प्लेन को एक्स वाई, कॉपी के प्लेन को तुमको जो मानना है मान लो, एक्स जेड मानना है एक्स जेड मानो, एक्स वाई मानना है एक्स वाई मानो, जो मानना मानो, उससे दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कॉपी का प्लेन है और कॉपी के प्लेन से जो चीज मेरे तरफ आ रहा है इसको हम सॉलिड बोल देंगे, जो चीज मेरे से दूर जा रहा है उस चीज को हम डैश बोल देंगे। बट हमको देखना ऐसा पड़ेगा कि कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में जो चीज मेरे तरफ आ रहा है ये सॉलिड हो गया, जो चीज मेरे से दूर जा रहा होगा उस चीज को हम डैश बोल सकते हैं। और 2 स्ट्रक्चर इस कॉपी के प्लेन में ऊपर और नीचे रहेगा, मतलब रहेगा इसी कॉपी के प्लेन में बट ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। इस चीज को हम लोग नॉर्मल लाइन से, एक नॉर्मल सिंगल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। सर इसका डंबल वाला स्ट्रक्चर सिंपल वाला ही जैसा रहेगा? डंबल वाला स्ट्रक्चर सिंपल वाले टाइप से ही रहेगा। 1 मिनट बता देते हैं। हाँ रवि बोलो। तो वो गलती जैसे से हो गया। ठीक है, पहले वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें हम लोग, पहले कार्बन को, तो पहले कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब सॉरी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो इसको ऐसा डिनोट कर दिया। उसके अलावा इस पे हाइड्रोजन वाला पार्ट है और दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे पहला तो सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में। उसके अलावा थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। उसके अलावा कार्बन नंबर 3 का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को भी अगर कंसिडर करें तो वापस से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब 3 ऑर्बिटल होगा, तीनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली 120 डिग्री पर अलाइंड होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। इसके अलावा
हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि ये पार्ट एक्स वाई प्लेन है, तो जो जेड वाला पार्ट है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डायग्राम हम कुछ इस टाइप से नोट कर देते हैं, ऐसा। ये पार्ट हम लोगों का जेड प्लेन है, ये पीजेड है, सामने वाला पार्ट भी पीजेड है, इस पार्ट को जेड प्लेन के लिए कंसिडर कर लिया। जबकि दूसरे वाले कार्बन पे और तीसरे वाले कार्बन पे हम लोग वाई वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे थे। तो ये पार्ट अपना वाई प्लेन था, तो उसके आगे वाले पार्ट में भी एक वाई ऑर्बिटल, मतलब पी वाई ऑर्बिटल, उसके साथ आराम से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और इन सब को नोट करने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग सेकेंड पीरियड के जगह पे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, इन सब एलिमेंट्स वाले पार्ट को पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज करते चले जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4, 5, 6 नंबर था ना? ठीक है। सेवन नंबर से पहले एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो, पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो। Pi bonds are preferably formed by electrons present in the pi bonds are preferably formed by electrons present in the higher energy orbitals. हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, क्या मतलब है इस चीज को हम लोग जब आगे मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे तो अपने आप समझ में आता चला जाएगा। Pi bonds are preferably formed by the electrons present in higher energy orbitals. इसमें एक तो हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि लोन पेयर अगर रहता है तो वो कहाँ जाएगा, पहला चीज। बाकी पाई बॉन्ड को भी एक ही साथ मेंशन करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं SO2 मॉलिक्यूल से। मान लो इसमें लोन पेयर भी आ जाएगा, पाई बॉन्ड भी आ जाएगा। जब भी कभी मॉलिक्यूल के बारे में नेचर निकालना होगा तो सबसे पहला काम मॉलिक्यूल वाले पार्ट का लेविस स्ट्रक्चर बनाना, इंक्लूडिंग लोन पेयर। बिना लोन पेयर के काम नहीं कर सकते, बहुत ही मस्ट है। लोग लोन पेयर भूल जाते हैं, लोन पेयर नहीं भूल सकते। सबसे मस्ट है लोन पेयर वाला पार्ट। पहले तो SO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। अब SO2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद इस बार पहले हम ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब बॉक्स वाले डायग्राम के बेसिस पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टली भी बात कर लेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे पहले तो ये चीज, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो लोन पेयर है S, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया। अगर हम लोग सल्फर वाले पार्ट को हाइब्रिडाइजेशन में sp2 रखना चाहते हैं और यहाँ पे कोवेलेंसी वाला पार्ट दिख रहा है हम लोग को 4, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 3h2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। 3s वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ से तो कोवेलेंसी 2 दिख रहा है, जबकि हम लोग को कोवेलेंसी 4 चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे पहले हम लोग। अगर एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में गए तो जो हम लोग के पास 3d ऑर्बिटल वाला पार्ट खाली है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को उठा करके डाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को p से ही उठा करके डालेंगे, सबसे पहला चीज। तो हम लोग के 3s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 3p वाले पार्ट में हम लोग के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा 3d वाले पार्ट में हम लोग के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ से कोवेलेंसी 4 निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोवेलेंसी तो 4 ठीक है, चलेगा। बट एक चीज सोच के देखो, हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 चाहिए, तो कोवेलेंसी 4 वाले पार्ट से हम लोगों को केवल मतलब नहीं है, हम लोगों को sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। मतलब एक s ऑर्बिटल वाले पार्ट को हम लोग आराम से 2 p ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ मिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा ऑर्बिटल्स की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो इस केस में 3 ऑर्बिटल्स अगर मिक्सिंग में गए तो हम लोग आराम से 3 ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को मिक्स करके
3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 वाले पार्ट के नाम से मेंशन कर सकते हैं। तो 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बन गया। और दूसरा पार्ट फिर से ये चीज रिपीट कर रहे हैं लेकिन हम लिख नहीं रहे उस टाइप से। p ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो sp2 वाले पार्ट से थोड़ा हायर होगा, क्योंकि s और p मिक्स होने के बाद थोड़ा एवरेज एनर्जी बीच में रखेगा। तो p ऑर्बिटल हायर होगा, d ऑर्बिटल और हायर एनर्जी पे होगा, मतलब एक जो p ऑर्बिटल बचा रह गया। यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था, एक p ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल वाले पार्ट की एनर्जी तो p ऑर्बिटल से भी हायर होता है। इसका मतलब डायग्राम इस टाइप से कुछ होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, इस बार हम इसी टाइप से डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, बट आगे हम एक ही लाइन में डायग्राम मेंशन करेंगे ताकि ओवरलैपिंग करना हम लोग के लिए आसान रहे। तो इस केस में अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, p वाले पार्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, और हम लोग लास्ट क्लास में पॉइंट मेंशन किए थे, वैकेंट ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ऑल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम लोग का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग का वैकेंट ऑर्बिटल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सबको यूज कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑर्बिटल में डालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, उसके बाद पेयरिंग करा देंगे आराम से। तो इस केस में हम लोग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराए उसमें भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को हम लोग लोन पेयर लिखा करते हैं, जो कि ऊपर SO2 के हम लोग के लोन पेयर के जैसा है। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोन पेयर वाला पार्ट हम लोगों के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। लोन पेयर विल एग्जिस्ट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट कर रहे हैं, मतलब लोन पेयर वाला पार्ट जो पहले किसी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रह रहा होगा वो फिर मिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया, ऐसा हम लोग मानते हुए चल रहे हैं। तो इस केस में हम लोग का लोन पेयर वाला पार्ट मालूम पड़ गया। उसके बाद sp2 वाले पार्ट के साथ हम लोग ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनाने वाले हैं। ऑक्सीजन 1 के साथ एक बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन 2 के साथ एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड के लिए, फिर उसी के साथ पाई बॉन्ड के लिए बॉन्ड बनना है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जो भी हम लोग ऊपर पॉइंट लिखवाए थे। पाई बॉन्ड्स आर प्रेफरेबली फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। पहले हम लोग पाई बॉन्ड बनाते वक्त हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की यूज करेंगे, तब लोअर वाले पार्ट पे जाएंगे। इसका मतलब अगर हम मान के चले कि हम लोगों का एक ऑक्सीजन वाला पार्ट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना चाह रहा है इनफैक्ट, और साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना चाह रहा है, तो एक ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन में से हम लोग ऐसा मेंशन कर लेते हैं कि हम लोग के ऑक्सीजन वाले एटम का जो वैलेंस शेल है उसके 2p ऑर्बिटल में, जैसे वैलेंस शेल में 2p ऑर्बिटल अगर होगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, उसको थोड़ा अलग टाइप से डिनोट कर दिया। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पहले sp2 के साथ एक 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, और उसके बाद पाई बॉन्ड बनाने के लिए उसी ऑक्सीजन का एक एटम हम लोग के 3p के साथ मिक्सिंग में जा सकता था या ओवरलैपिंग में, या 3d के साथ जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली पाई बॉन्ड वो ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो हायर एनर्जी में होते हैं। मतलब पहला एटम अगर ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो 3p और 3d में से प्रेफरेबली 3d के साथ बनाएगा, क्योंकि ये हायर एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक एटम के लिए तो हम लोग ऐसा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है, अगर उस चीज को कंसिडर करें तो दूसरे ऑक्सीजन एटम वाले पार्ट के लिए भी हम लोग आराम से डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। इस बार हम डायग्राम थोड़ा अलग टाइप से मेंशन कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसी के सामने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के सामने रख देते हैं 3p वाले पार्ट के सामने, यहाँ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को एक पेयर के फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग का मिक्सिंग वाला पार्ट जो ये ऊपर के साथ हुआ था वो कुछ इस टाइप का है, ऐसा मेंशन कर देते हैं। इसलिए हम लोग डायग्राम को एक लाइन से लिखते हैं ताकि ओवरलैपिंग वाले पार्ट को इजीली समझा पाए। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, ऐसा मेंशन करते हुए चल रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि ऑक्सीजन नंबर 1 जो बॉन्डिंग में गया वो हम लोग का नीचे वाला पार्ट था, और ऑक्सीजन नंबर 2 जो बॉन्डिंग में गया ये हम लोग का ऊपर वाला पार्ट था। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अपने 2p के इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करा के, फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते वक्त आराम से अपने 2p के इलेक्ट्रॉन को सल्फर के 3d के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या 3d के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड में यूज करेगा। ऑक्सीजन नंबर 2 जो बॉन्डिंग में आया उसके बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे पहला बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2p के बीच में बनेगा, और दूसरा बॉन्ड जो बनने वाला है पाई बॉन्ड वाला पार्ट वो 3p ऑर्बिटल और
हम लोग के ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल वाले पार्ट के बेसिस पे आराम से बनाया जा सकता है। तो हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड और नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन का अगर पहला बॉन्ड ले और उसमें भी सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट सल्फर में तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन में 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में sp2 2p हो गया। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो हम लोग का जो सल्फर वाला पार्ट है तो उसका 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2p। इसका मतलब हम लोग p पाई d पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। p पाई d पाई का मतलब नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, p पाई d पाई p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हो रहा, सिंपली इसको pd पाई बॉन्ड भी बोला जा सकता है। जब हम लोग सल्फर ऑक्सीजन 1 के बॉन्डिंग में बोलेंगे और अगर ऑक्सीजन 2 लेते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए तो sp2 और 2p वापस से रहेगा और पाई बॉन्ड में इस बार सल्फर वाले पार्ट का 3d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन वाले पार्ट का सल्फर वाले पार्ट का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2p ऑर्बिटल लेके चल रहे हैं। मतलब p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाँ बता रहे एक बार, इधर हम लोग p पाई बॉन्ड बोलेंगे या फिर pp पाई बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में सल्फर के साथ हम लोग का जो ऑक्सीजन नंबर 1 था उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2 वाला पार्ट और 2p वाले पार्ट के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसको ब्लू कलर से मार्क कर दिया है। और जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है वो 3d ऑर्बिटल और उसके अलावा ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ है। तो सल्फर और ऑक्सीजन 1 का सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से बना है। पाई बॉन्ड वाला पार्ट 3d ऑर्बिटल, सल्फर का 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से है। तो 3d ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप है, तो इसको लिखने में नेचर ऑफ पाई बॉन्ड लिखते वक्त हम लोग p पाई d पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, फिर pd पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। जब सेकेंड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सेकेंड ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग में sp2 और p ऑर्बिटल तो है, तो sp2p तो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड में ऐसे भी काउंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पाई बॉन्ड बनाते वक्त अब सल्फर का 3d इलेक्ट्रॉन तो खाली नहीं रह गया, 3p का इलेक्ट्रॉन है। 3p में एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2p में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दूसरा ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो सल्फर के 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बन रहा है। तो आराम से हम लोग 3p 2p ओवरलैप या p पाई पहले वाले ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल है, दूसरे वाले में भी p ऑर्बिटल है, तो p पाई बोलो या फिर p पाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम आराम से मेंशन किया जा सकता है। इस चीज को हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। और पॉइंट ये है कि जैसे इतना सारा डायग्राम मेंशन करने की जरूरत है क्या, तो मेरे हिसाब से नहीं है। अब मान लो अगर इसको सिंपल तरीके से मेंशन करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आउटर मोस्ट शेल में एटम होते हैं, आउटर मोस्ट शेल का मतलब ये जो बाहर वाले एटम्स हो गए, इन बाहर वाले एटम्स के केवल वैलेंस शेल से मतलब होगा, उसमें भी वैलेंस शेल में केवल हम लोग को p शेल से मतलब होगा, d वाले पार्ट से मतलब नहीं होता है। सेंट्रल एटम वाले पार्ट के केस में हम लोग का d ऑर्बिटल यूज होगा, बट बाहर वाले एटम्स में हम लोग का केवल ऑक्टेट पूरा करना होता है, केवल p ऑर्बिटल यूज होगा। सिंपली अगर हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड का नेचर निकालना है तो सल्फर वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन निकालो sp2। इसका मतलब अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें केवल सल्फर और ऑक्सीजन 1 के लिए, मान लो ऑक्सीजन 1 है, तो सल्फर वाले पार्ट का हाइब्रिड ऑर्बिटल ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड में यूज होगा, बिना कुछ सोचे समझे लिख सकते हैं आराम से। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन वाले, हेलो आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो जैसे सल्फर वाला पार्ट है तो उसके सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा, क्योंकि वो सेंट्रल एटम है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। तो सल्फर में sp2 हो गया। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में सीधा डायग्राम बना के थोड़ा सा चेक कर लेना कि वैलेंस शेल में क्या पॉसिबिलिटी है। तो वैलेंस शेल के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का 2p ले सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग के सिग्मा बॉन्ड के लिए चला गया। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो एक चीज सोच के देखना, जैसे अगर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और पाई बॉन्ड भी 2 है, तो अगर हम लोग s के साथ px, py, pz ये सब यूज करना शुरू करें तो इस केस में sp2 तो हम लोग का ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी हम लोग के 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल चाहिए कम से कम, तो एक p ऑर्बिटल खाली है लेकिन दूसरा p ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, इसका मतलब अब d का ही नंबर आएगा। तो एक p ऑर्बिटल आएगा और एक d ऑर्बिटल आएगा। और सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब p ऑर्बिटल भी 3p खाली होगा और d ऑर्बिटल भी 3d वाला ही पार्ट होगा। तो हम लोग के पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग के पास 3d ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल है,
हायर एनर्जी में कौन होता है, तो हम लोग का 3D वाला पार्ट हायर एनर्जी में होता है, मतलब प्रेफरेबली पहले हम लोग 3D को यूज करेंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन 1 का पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन 1 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 2p के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तो हम लोग 2p ही मेंशन करेंगे। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है, तो हम लोग आराम से p पाई या फिर ऐसा लिख देते पहले p और d ऑर्बिटल, इसके बेसिस से पाई बॉन्ड बनाए, या इसी चीज को p पाई d पाई ऑर्बिटल भी या फिर p पाई d पाई ओवरलैप भी बोल सकते हैं। अगर मान लो हम लोग दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन 2, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो कुछ नहीं सोचना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन में 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाई बॉन्ड बनाने की जब बात करेंगे हम लोग, तो पाई बॉन्ड बनाते वक्त सल्फर वाले पार्ट का 3d ऑर्बिटल हम लोग यूज कर चुके हैं और 3p खाली है। अगर 3p खाली है तो सल्फर का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन में 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो pp पाई बॉन्ड या फिर इसी चीज को हम लोग p पाई बॉन्ड आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो डायग्राम में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, वहां से सिग्मा बॉन्ड का नेचर निकल के आ जाएगा। और दूसरा फिर हम लोग ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, इतने बॉन्ड्स को बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है। तो अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 और ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक हम लोग का 3p वाला पार्ट हो गया, एक 3d वाला पार्ट हो गया। पहला बॉन्ड हायर एनर्जी ऑर्बिटल से बना है, फिर दूसरा बॉन्ड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से बना है, ऐसा हम लोग डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं। नोट करना शुरू करो डायग्राम ऊपर से, 1 मिनट। सर अभी जो थोड़ा बहुत आप समझाए ना उधर, फिर से बता दीजिए तो। फिर से नहीं बताएंगे और एग्जांपल देंगे हम, तो अपने आप समझ में आएगा। तू तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया था फिजिक्स वाला से, सर तुमको तो ये कंटेंट ही सब चीज अलग समझ में आ निकला। जाना, तुमको तो ये सब चीज समझ में आ जाना चाहिए। सर कंटेंट ही अलग निकला दोनों चीज का। क्या कंटेंट में डिफरेंस आ गया? सर तरीका अलग है। उस टाइम तो कुछ बोले थे ना तुमको। हाँ, इसीलिए तो तो फिर हल्का उसका चीज सब छोड़ पढ़ाना, दिया। हल्का चीज पढ़ाना बहुत आसान होता है। हम अगर एनसीईआरटी पढ़ाने में उतर गए ना तो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तुमको सब समझ में आएगा। हल्का चीज पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सब भारी चीजें हैं। वैसे ठीक है, एक एग्जांपल है, धीरे धीरे और सुनो, अभी दो एग्जांपल और करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा हम क्या बात करना चाह रहे हैं। और बोले भी है कि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, इसके बाद इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं रहेगा कहीं भी। सर इधर वाला तो समझ में आ गया था, नीचे जो आप फिर समझाए ना वो नहीं समझ में आया कुछ भी। कोई बात नहीं, छापो फटाफट छापो। तो और कोई भी जैसे तो पहले जो कोई भी तुम में से एक चीज का सजेशन ध्यान रखना, कोई भी तुम में से एबीसी मॉडर्न और फिजिक्स वाला का लेक्चर ये सब बिल्कुल नहीं देखेगा। हमको कोई पता नहीं, कोई रिसेंटली बताया था, एक तो ये भी बताया था, और भी कोई बताया था, तो उसका लेक्चर हम देखे तो इतना वो एलिमेंट्री चीज बता रखा है कि उससे एनसीईआरटी केवल कवर होगा, बहुत सारी चीजें बताई ही नहीं है। और ऊपर से वो फिजिक्स वाला केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा है। अरे मजाक चल रहा है कि हम भी उसे, हम तो ऑनलाइन क्लासेस में हम तो मैथ्स ही पढ़ा देंगे, मेरा मैथ्स बहुत खराब है, हम बायोलॉजी पढ़ा देंगे ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, कोई भी इस तरह की चीज नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान रखना, भारी चीजें भारी तरीके से ही सीखो, उसको बहुत सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं फंसेंगे आराम से। हाँ रवि बोलो, क्या बोल रहा था? जो दूसरे स्ट्रक्चर में से जो लोन पेयर होते हैं सर, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। हाँ, लोन पेयर वाला पार्ट भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही एग्जिस्ट करता है, वो फ्री ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। Yes. जैसे उसको ऐसा समझो कि हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, लोन पेयर को कंसिडर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोन, Yes, sir. जैसे बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लोन पेयर में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लोन पेयर हो, है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा बोलते हुए चल रहा है। उसी में तुम्हारे बुकलेट में एक सवाल मेंशन किया है, तो मैंने बोला था कि ये सवाल नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस के कंसेप्ट में एक छोटा सा पॉइंट होता है, जो भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इस पॉइंट को हम एटलीस्ट 7 या 8 बार रिपीट करेंगे, तुम लोग को याद हो जाएगा, बट अभी के लिए नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। जब भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तब वो लोन पेयर हम लोग के हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा हम लोग ध्यान रखते हैं। बट वो रेजोनेंस का सिनेरियो है, वो जनरल सिनेरियो नहीं है। सर नीचे खींचे थोड़ा।
नीचे। छापने दो बाकी लोगों को भी, खुद से डायग्राम बना दे। छापने का क्या है इसमें, समझ में आ गया तो खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मेरे डायग्राम से मैच करा लेना। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आसान चीज है, आराम से समझ में आएगा। और जेडीली पढ़ के देखना, जिन लोगों के पास जेडीली बुक है पढ़ करके देखना, बहुत मजा आएगा। जेडीली बुक पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन ये सब चीज कभी कभी पलट के देखा करो, उसमें बहुत अच्छे से सबको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मजा आएगा देखने में। होता ना कभी कभी ऐसे चित्र देख रहे होते हैं हम लोग मैगजीन में, मैगजीन नहीं पढ़ रहे होते, बस ऊपर जो इमेज होता है उसको देख रहे होते हैं, वो सब चीज देखने के लिए उसमें ठीक है। रेफरेंस के लिए बुक यूज करो, मजा आएगा पढ़ने में। जो दूसरा एग्जांपल अभी हम मेंशन करेंगे, उस दूसरे एग्जांपल वाले पार्ट में पहले हम डायरेक्टली आंसर बताएंगे कि नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा, और उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम वाले पार्ट को एक एक करके मेंशन करते जाएंगे, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट को मेंशन करेंगे। और ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब वो ओवरलैपिंग का डायग्राम हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे ही हम छोड़ दे रहे हैं। तो थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल काम होगा यहाँ पे। सर इतना कुछ बस हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड बताने के लिए करेंगे? हाँ, क्या क्या होने लग जाता है भाई अपने आप से। Sorry, we could not find any text on this page. Switch background. OneNote में बहुत कुछ है भाई, पता ही नहीं था हमको। अब तुम लोग को एक चीज समझ में आता होगा कि हम लोग डार्क स्क्रीन क्यों यूज कर रहे हैं। डार्क स्क्रीन यूज करने में तुम लोगों को उतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है पे। जैसे ही लाइट स्क्रीन आता है तो ऐसा लगता है इसे आंख में कुछ ऐसे ये बंदूक चला दी है, आंख अब फूट जाएगा। पहले तुम लोग को मानना पड़ेगा 6 घंटा 7 घंटा तुम लोग एक कोचिंग का भी क्लास करता है, तुम लोग फिर असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेता है, फिर स्कूल का भी क्लास कर लेता है, सब फोन में। और तुम्हारा आंख कैसे जिंदा बचा हुआ है हमको मतलब थोड़ा इस पे आश्चर्य होता है। और उसी में कुछ लोग पबजी भी खेल लेते हैं, कुछ लोग उसमें काउंटर स्ट्राइक भी खेल लेते हैं, कुछ लोग उसमें मीम बना लेते हैं, कुछ लोग लूडो भी खेल लेते हैं, पता नहीं कैसे खेल लेते हैं। इतना टैलेंट कहाँ से आता है हमको नहीं पता चलता है। मेरा तीसरा क्लास लेते लेते एकदम आंख दर्द कर जाता है। ऐसे नॉर्मल काम करने में दिक्कत नहीं है कि नॉर्मल काम करते हैं उतना फोकस होकर काम नहीं होता, लेकिन पढ़ाते वक्त तीसरा क्लास लेते लेते एकदम ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। चलो अगर छाप लिया होगा तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग कौन सा था, 7, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर एग्जाम्पल में SO3 मॉलिक्यूल लिख देते हैं हम। चलो ध्यान दो, ढंग से सुनते जाओ। सबसे पहले कहानी SO3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में सबसे पहले नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे हम। तो उसके इसमें ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 मेंशन कर दिया। पहला काम लोन पेयर कोई भी होगा नहीं, क्योंकि सल्फर के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाना मस्ट है, ये इसलिए तुम लोग को बोला है कि लेविस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो। सबसे पहला और सबसे मस्ट कंडीशन है लेविस स्ट्रक्चर बनाना सीखना। लेविस स्ट्रक्चर जैसे ही बनाया तो उस केस में सल्फर वाले पार्ट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आ गया, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक चीज तो फिक्स है कि हम लोग अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में सल्फर ऑक्सीजन 1 लेके चले, सल्फर हमेशा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज करेगा। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। तो एक चीज तो फिक्स है, सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बाहर वाले एटम का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको यूज कर रहा होता है, और उसमें वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल वाले पार्ट, या सॉरी वैकेंट नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। तो ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसका मतलब ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो sp2 के साथ 2p आराम से मेंशन कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से सल्फर ऑक्सीजन 2 को अगर कंसिडर करें तो इस केस में भी sp2 वाले पार्ट के अलावा दूसरे ऑक्सीजन का भी 2p, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ऑक्सीजन के पास। सल्फर ऑक्सीजन 3 को कंसिडर करें तो उस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है, तो sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड का नेचर तो वैसे ही निकल के आ गया। अगर पाई बॉन्ड की बात करें, सल्फर ऑक्सीजन 1, सल्फर ऑक्सीजन 2, सल्फर ऑक्सीजन 3, तो एक चीज सोच के देखो, टोटल 6 बॉन्ड है।
तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद 5वां बॉन्ड बनाने के लिए 3d ऑर्बिटल और उसके अलावा 3d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3p ऑर्बिटल। बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास एक तो 3s ऑर्बिटल है, फिर 3p ऑर्बिटल है, फिर 3p ऑर्बिटल है, फिर 3p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल होता है, फिर d में 5 होता है। लेकिन हम लोग को टोटल 6 ही तो बॉन्ड बनाना है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड ऐसा मेंशन कर दिया कि टोटल 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 ऑर्बिटल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसमें से 3 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, तो ये अपने काम का नहीं रहा। मतलब बाकी बचे, मतलब 3 बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड में चले गए हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, बाकी बचे 3 बॉन्ड, मतलब बाकी बचे तीनों पाई बॉन्ड को बनाने के लिए अपने पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3p ऑर्बिटल का, 3d ऑर्बिटल का और 3d ऑर्बिटल का। प्रेफरेबली पहले हम लोग पाई बॉन्ड 3d ऑर्बिटल से बनाएंगे, तब जाके 3p ऑर्बिटल का नंबर यूज करेंगे। इसका मतलब सल्फर वाले पार्ट में 3d में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास बॉन्ड बनाने के लिए। डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सल्फर का 3d ऑर्बिटल हम लोग यूज कर लिए, और ऑक्सीजन में 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधा ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों जगह के लिए हम लोग आराम से p ऑर्बिटल यूज करेंगे। तो 3d और 2p ऑर्बिटल मतलब हम लोग d पाई p पाई ऑर्बिटल मेंशन कर रहे हैं, या d पाई p पाई या p पाई d पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। सल्फर ऑक्सीजन 2 लेके चले तो भी पहले 3d ऑर्बिटल ही हम लोग के बॉन्ड वाले पार्ट में जाएगा, तो 3d ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मतलब फिर से d पाई p पाई या p पाई d पाई या pd पाई बॉन्ड बना रहे हैं। बट अब जब दोनों d ऑर्बिटल हम लोग यूज कर चुके, तो 3p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सल्फर वाले पार्ट का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब लास्ट वाले केस में p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 ऑप्शन है अपने पास, पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। डायग्राम देख के लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट यूज करके थोड़ा सेंसिबल काम करके सीधा नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आना चाहिए, कभी अगर सवाल पूछा जाए तो डायग्राम बनाने आना चाहिए, लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है, तो इसीलिए जरूरत नहीं है। इसमें एक और बना दीजिए ना, क्या तो इसका एक बना दीजिए ना ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल, हाँ इसका तो बनाएंगे ही। इसी का बस बनाएंगे, इसके बाद वाले का नहीं बनाएंगे, इसके बाद कैंसिल तुमको खुद से देना है। सर अलीन के केस में सर सेंट्रल एटम कौन था? कौन सा? अलीन के केस में सारा सेंट्रल एटम है, सारे कार्बन सेंट्रल एटम है। जैसे लॉजिकली अगर बात करें तो ये सेंट्रल एटम है, लेकिन बाकी दोनों भी सेंट्रल एटम है। तो ऐसा बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में जिस सीक्वेंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होता है उसी सीक्वेंस में हम लोग सेंट्रल एटम की बात करते हैं, और एक से ज्यादा सेंट्रल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में सीक्वेंस मैटर करता है। सर तो स्ट्रक्चर सर वो सेंट्रल एटम के जो बीच में था तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंट्रल एटम का बेसिक मतलब क्या है कि जिसके लॉन्ग सबसे ज्यादा एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सेंटर में जो एटम है उसके लॉन्ग 2 ही एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों एटम्स के रिस्पेक्ट में 3 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सेंट्रल एटम बोलना किसी एक एटम को थोड़ा गलत होगा। तो सर दोनों का तो हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो दोनों में इसकी स्ट्रक्चर जो चेंज कर जाएगा, जो उससे क्या एंगल भी दिक्कत होता है? है दिक्कत क्या है उससे? तब एंगल चेंज करेगा, स्ट्रक्चर चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या है? हम लोग को होते रहने दो चेंज।
सवाल कभी भी ये नहीं पूछेगा उसमें, मतलब कार्बन के केस में, कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। उसमें कार्बन स्पेसिफाई करेगा, कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या इस पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो उस तरह के केस में सेंट्रल एटम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जहां भी मल्टी सेंटर एटम है वहां पे सेंट्रल एटम वर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सेंट्रल एटम का मतलब एक ही एटम होना चाहिए। अदरवाइज अगर दो सेंट्रल एटम है तो सेंटर क्यों बोल रहे हैं हम लोग उसको? हम लोग जनरल लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, वो अलग टाइप की चीज है। सर तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कोप्लेनर या फिर ट्राइगोनल कोप्लेनर? कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कोप्लानर या नॉन कोप्लानर वर्ड यूज करते हैं। कोप्लानर मतलब एक प्लेन में है। तो वहां तो मेंशन किया ना कि हम लोग का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो पार्ट अपने स्क्रीन के प्लेन में है, जबकि लास्ट का जो हाइड्रोजन है वो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो कोप्लानर नहीं हो सकता, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। एक चीज बोल सकते हैं कि ये सब एटम्स एक प्लेन में है, ये टोटल 5 एटम्स। इनफैक्ट ये टोटल 5 एटम्स भी एक प्लेन में है। इन दोनों में दिक्कत नहीं है, ये भी एक प्लेन में है और ये जो ब्लू वाला पार्ट बताया ये भी 5 एटम्स एक प्लेन में है। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है, तो पूरा मॉलिक्यूल कोप्लानर नहीं है। जब मॉलिक्यूल के सारे एटम्स एक प्लेन में होते हैं तब हम लोग मॉलिक्यूल को कोप्लानर बोल सकते हैं। चलो ध्यान दो। वो बोलना चाहते हैं अब बोलो। सर, वो लीनियर ट्राइगोनल कोप्लेनर टेट्राहेड्रल, सर ये सब में सबका अरे स्ट्रक्चर कौन सा होगा? रुक जा आएगा हम लोग तो उसमें। जैसे पॉइंट ये है ना कि लीनियर और टेट्राहेड्रल जो वर्ड यूज करते हैं वो एक सेंट्रल एटम के लिए है। अगर मल्टी सेंटर एटम है तो फिर उसमें ना लीनियर बोल सकते हैं ना ट्राइगोनल बोल सकते हैं। उसमें एक एटम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन ये है तो इस एटम के अलॉन्ग क्या शेप होगा, तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा। बीच वाले सेंटर एटम के ऊपर या बीच वाले कार्बन के ऊपर क्या शेप होगा, तो लीनियर शेप होगा। जब हम लोगों का मल्टी सेंटर एटम है तो मल्टी सेंटर एटम के हिसाब से शेप भी अलग अलग होगा, कोई फिक्स्ड शेप नहीं बोल सकते। हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो सिंगल सेंट्रल एटम के हिसाब से डिफाइन किया गया, इसलिए भी कंसेप्ट थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए भी इस चीज को हम लोग उतना सही नहीं मानते। चलो ध्यान दो। अगर हम लोग SO2 मॉलिक्यूल लेके चले तो SO2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग को कोवेलेंसी 6 है, जबकि कोवेलेंसी वाला पार्ट शुरुआत में 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है। मतलब हम लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो सल्फर के 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके अलावा 3d वाले पार्ट में हम लोग के पास आराम से 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों के 3s 3p और 3d में इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया, कोवेलेंसी 6 पूरा हो गया, बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग आराम से। अगर हम लोग ऑक्सीजन को कंसिडर करना शुरू करें तो 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है हम लोगों को, बट पहले तो हम लोग को हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराना है। तो 3s वाला पार्ट 3p के साथ आराम से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराया तो आराम से हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, फिर उसके अलावा एक p ऑर्बिटल हो गया, और बाकी बचा हम लोग के पास 5 p ऑर्बिटल्स, जिसमें से 2 के पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तब यहाँ से हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 3 थे, तीनों को उठा के यहाँ डाल दिया। फिर 3p वाले पार्ट में हम लोग के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, वैसे ही रख दिया, और 3d वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन था जैसा था वैसे ही रख दिया। तो इस केस में अब अगर हम लोग बॉन्डिंग कराना शुरू करें तो बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 ऑक्सीजन है। हम अलग अलग डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, थोड़ा अलग अलग साइजेस में मेंशन कर रहे हैं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे एक डायग्राम हम ऐसा मेंशन कर देते हैं कि एक ऑक्सीजन वाला पार्ट हम लोग के बॉन्डिंग में गया, तो उस केस में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बीच में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड हमेशा हम ब्लू कलर से मेंशन कर देंगे, सबसे पहले वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरा पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग अभी बनना तो पहले डी ऑर्बिटल के साथ चाहिए, लेकिन हम डायग्राम में पहले 3p के साथ मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा, तो दूसरे ऑक्सीजन को अगर कंसिडर करें हम लोग, तो दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोगों का फिर से एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, पहला sp2 के साथ हम लोग के आराम से सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर लेंगे, और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग आराम से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग का दूसरा ऑक्सीजन वाला पार्ट सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। फिर जो तीसरा ऑक्सीजन वाला पार्ट है अगर उसको कंसिडर करें हम लोग, तो तीसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कोई डायग्राम मेंशन कर देते हैं। 3p वाले पार्ट में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग का ये ऑर्बिटल यूज हो गया, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए 3d और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2p ऑर्बिटल
मेंशन कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग का पाई बॉन्ड वाले पार्ट का भी फॉर्मेशन आराम से निकल के आ गया, जो हम लोग का ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। तो एक सल्फर एटम है, उसी के साथ 3 ऑक्सीजन एटम है। तो तीनों ऑक्सीजन एक ही साइड में नहीं हो सकता, अलग अलग साइड में होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हम लोग उसको ऑर्बिटल में इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते। बट एक चीज है कि ऑक्सीजन 1 वाले पार्ट का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन 2 वाले पार्ट का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन 3 वाले पार्ट का 2p ऑर्बिटल, हर एक ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल ही हम लोग यूज कर रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए। और सल्फर वाले पार्ट के हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल प्लस 3d ऑर्बिटल, इन सबको हम लोग ओवरलैपिंग के लिए यूज कर रहे हैं। नोट कर लो। डायग्राम बनाने आना चाहिए, बट डायग्राम के बिना भी हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं। और थोड़ा भारी भारी चीज बढ़ाया है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पहले हो सके तो आज लेक्चर देख लेना एक बार, रिकॉर्डेड लेक्चर। फिर भी अगर डाउट रह जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं आराम से। अगर डाउट क्लास चाहिए हो तो डाउट क्लास भी ले सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट चाहिए, अगर पहली बार में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। बट नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना आराम से। तेरे कर तेरी गाना मत गाओ भाई, यहाँ पे स्पीकर ऑन करके अपना पढ़ाई करते करते गाना भी गाते रहते हैं। सही है। कोई डांस वांस करते करते तो पढ़ाई नहीं करता है ना, इधर नाच भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसका वो डायग्राम, कौन सा डायग्राम? ऑर्बिटल ओवरलैप का? यस यार ऑर्बिटल ओवरलैप का डायग्राम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि चलो बना देते हैं लेकिन उसको ढंग से समझना। ऐसे उसको हम ऐसा लिख देते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर बना, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ऐसा बना। अभी के लिए हम वैसे सब मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑर्बिटल का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखाई ना दे। उसके अलावा फिर जब हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में हमेशा 2p ऑर्बिटल आएगा, दूसरा ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी 2p ऑर्बिटल ले सकते हैं, तीसरा ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल ले सकते हैं। तो जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड अगर बनता है तो तीनों ऑर्बिटल एक ट्रायंगल पे आराम से प्लेस हो सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया है ताकि समझने के लिए आसान हो। अब एक ही सल्फर एटम तीनों के साथ ओवरलैपिंग में जा रहा है, तो इस केस में एक तो हम लोग का नेचर ऑफ पाई बॉन्ड 3p 2p था, दूसरा नेचर ऑफ पाई बॉन्ड 3d 2p था, और तीसरा नेचर ऑफ पाई बॉन्ड 3d 2p था। और एक चीज बताया था तुम लोगों को पहले कि हम लोगों का dx स्क्वायर वाई स्क्वायर पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, dz स्क्वायर पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, dxy dyz dxz पाई बॉन्ड बनाएगा। तो एक सल्फर वाले पार्ट का dxy वाला पार्ट हम लोग यूज करेंगे जो उधर ओवरलैपिंग के लिए चला गया। दूसरे xy वाले पार्ट का मतलब अब एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन है ये चीज बता पाना थोड़ा डायमेंशनली, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बता पाना मुश्किल है, बट दूसरा डी ऑर्बिटल वाला पार्ट मान लेते हैं दूसरे डायरेक्शन में होता है, ऐसा मेंशन करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसा लिख देता है ये चीज, एक मिनट, ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा मेंशन कर दिया ये चीज। तो ये पार्ट इसके साथ ओवरलैप कर लिया। और इसके अलावा तीसरा जो हम लोगों का डी ऑर्बिटल, ये सॉरी पी ऑर्बिटल वाला पार्ट है, तो 3p ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग आराम से ऑक्सीजन वाले पार्ट के 2p के साथ ओवरलैप करा रहे हैं। ये अपना डायग्राम निकल के आएगा। तब एक एटम के अलोंग सारे ऑर्बिटल्स को अगर प्लेस करें तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे एक एटम में s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल होता है। तो उसको ऐसा समझो कि हम लोगों का जो एक्सिस वाला पार्ट है, 3 डायमेंशनल एक्सिस अगर हम लोग लेकर के चले, तो इस 3 डायमेंशनल एक्सिस वाले पार्ट में एक तो हम लोग के पास स्फेरिकल शेप भी होगा, मतलब शेप वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो हम लोग का स्फेरिकल शेप भी होगा इसी सेंटर के अलोंग, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो मान लो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल वाले पार्ट के बाद हम लोग का 2s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। तो हम एक काम करते हैं, 1s ऑर्बिटल को, हाँ चलो ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है, इसके बाद हम लोग 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं।
तो जो हम लोग का 2s ऑर्बिटल वाला पार्ट होगा उसको हम ऐसा मेंशन कर देते हैं। 2s ऑर्बिटल का जो साइज है वो 1s ऑर्बिटल वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा होगा। ये डायग्राम मेंशन किया जा सकता है। हाँ ठीक है, सबसे पहले अंदर 1s था, फिर 2s वाला पार्ट था, फिर इसके बाद 2p ऑर्बिटल का नंबर है। तो 2p ऑर्बिटल px डायरेक्शन में हो गया, py डायरेक्शन में हो गया और pz डायरेक्शन में हो गया। ये केवल 2py हो गया। फिर मान लो हम लोग d ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो d ऑर्बिटल वाले पार्ट में हम लोगों का, या फिर पहले 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो 3s ऑर्बिटल को हम येलो कलर से मेंशन कर देते हैं। 3s ऑर्बिटल वाला पार्ट और भी थोड़ा बड़ा स्फेरिकल शेप निकल के आएगा, ये हम लोग का 3s ऑर्बिटल कंसिडर किया जा सकता है। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, फिर 3s ऑर्बिटल, फिर इसी में हम लोग का 3d ऑर्बिटल, सॉरी 3p ऑर्बिटल होगा। तो 3p ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग के px डायरेक्शन में रहेगा एक, फिर py डायरेक्शन में रहेगा दो, और pz डायरेक्शन में रहेगा ये चीज। फिर इसी में हम लोग आराम से 3d ऑर्बिटल की बात कर सकते हैं। 3d ऑर्बिटल वाले पार्ट को हम थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। 3d ऑर्बिटल में एक तो हम लोग का 3d वाले पार्ट में x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, जो कि x डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा, ऐसा। फिर उसके बाद हम लोग का 3d xy वाला पार्ट ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए। yz अगर मान के चले तो yz डायरेक्शन में निकल के आएगा। dz स्क्वायर अगर लेके चले तो dz स्क्वायर को हम फिर से येलो कलर से मेंशन कर रहे हैं। ये z एक्सिस है तो dz स्क्वायर इसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब यहाँ पे z वाले पार्ट का ये लोब ले सकते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल टाइप का जो पार्ट होता है वो सर्कल टाइप के पार्ट को बीच में मेंशन करें हम लोग, ये हम लोग का dz स्क्वायर है। इस टाइप का एक ही एटम का सारे डायरेक्शन में ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इसी में अगर हम लोग 4s की बात करेंगे तो 4s वाले पार्ट का जो हम लोग का शेप होगा वो थोड़ा और बड़ा ऑर्बिटल के शेप में निकल के आ जाएगा, मतलब 4s वाले पार्ट का शेप ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग आराम से कि हम लोग का 4s वाला पार्ट हो गया। फिर इसी में 4p वाले पार्ट की बात करेंगे तो 4p वाला पार्ट जो है वो थोड़ा और बड़ा ऑर्बिटल आएगा, y में ऑर्बिटल जाएगा, z में ऑर्बिटल जाएगा। ये एटम के ऑर्बिटल्स के रहने का तरीका होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग यहाँ डायग्राम मेंशन करना शुरू करेंगे तो एक ही एटम का एक d ऑर्बिटल, दूसरा d ऑर्बिटल और तीसरा p ऑर्बिटल, वो तीनों बॉन्ड बना रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ किसी एक d ऑर्बिटल को डाल दिया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ दूसरे d ऑर्बिटल को डाला, और ये ऑरेंज वाले पार्ट को p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल को कंसिडर किया। ऐसा डायग्राम बना पाना थोड़ा मुश्किल है ऑन पेपर, इसलिए इस तरह का डायग्राम पूछा भी नहीं जा सकता, कहीं वैसा डायग्राम तो वो मिलेगा नहीं। ठीक है, आज के बाद से कोई ये सवाल नहीं पूछेगा, हम बना दे रहे हैं। बाकी किसी को पूछना होगा तो ये डायग्राम नोट कर लो, नीचे बनाया है, इस डायग्राम को यूज कर सकते हो ऑर्बिटल डायग्राम के ओवरलैप को दिखाने के लिए। ये डायग्राम नोट कर लेना, जिसको भी डाउट होगा हम हमेशा ये डायग्राम दिखा देंगे। एक्चुअल में एक एटम इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। एक जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस है वो इस तरीके से अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में होता है। हम लोग उसको अलग अलग करके देखते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि सर पता कैसे चला कि इधर स्फेरिकल है, किधर क्या है, किधर क्या है। तो उसका लॉजिक ये है थोड़ा बहुत, जैसे एक स्फेरिकल शेप है तो अगर यहाँ p ऑर्बिटल रहा तो उस केस में हम लोग का इस पार्टिकुलर कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होगा। क्यों हाइयर होगा तो उसके पीछे ऐसा लॉजिक है। तो मान लो जैसे हम लोग ये पार्ट मेंशन करते हैं तो हम लोग का जो p ऑर्बिटल वाला पार्ट है, जैसे मैथ्स में तुम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन वाला पार्ट पढ़ रखा है, तो इस केस में हम लोग का जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट में p ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगा। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होते होते उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिलेट करते करते इन सब शेप्स पे पहुंचेगा कि एक स्फेरिकल शेप होगा, एक डम्बल शेप होगा, डम्बल में भी एक डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। ये सब चीज कंसिडर किया गया है, बट रहता तो एक ही एटम के अलॉन्ग है सारा कुछ। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये ऑर्बिटल्स वाले पार्ट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। ये डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, घटिया डायग्राम है, समझने के लिए ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए हम क्लास एंड करते हैं, लेकिन अभी कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस को ढंग से ट्राई करके देखना, मजा आएगा ट्राई करने में। पहले तो बुकलेट नंबर 1, बुकलेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर, नोडल प्लेन शायद हम लोग ने मेंशन कर दिया ना लास्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18
बुकलेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 18, 20, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड का एक सवाल तो था यार कहीं पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 57 के स्ट्रक्चर्स तुमको ढूंढने हैं। ट्राइमर ऑफ SO3 वाला पार्ट, ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मेटाफॉस्फेट, P4O6, P4O10, ये अपने कॉपी में बना लेना स्ट्रक्चर। P4O10, P4O6 बता रखा है, डाइसल्फेट वाला पार्ट बता रखा है। ट्राई करके देखना सवाल को। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, पहले वाले बुकलेट में केवल इतने ही सवाल सॉल्व करेंगे और उसके बाद बुकलेट नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन का सवाल तो शायद दे ही दिया था तुम लोगों को। ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 35, बुकलेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 34, 35, दिमाग लगा के देखना। 54 पे, 54, 65, और एक होमवर्क तुम लोगों को और नोट करना है। बेसिकली ये तुम लोग एनसीईआरटी से नोट डाउन करना है। अभी के लिए केवल ये एनसीईआरटी से नोट डाउन करना है क्योंकि इसको नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे, इस वजह से नोट डाउन करना है। एनसीईआरटी में सर्च करके देखना, एक जगह पे एक टॉपिक दे रखा होगा वेस्पर थ्योरी। हो सकता है वेस्पर थ्योरी वर्ड ना दे रखा हो, बट ये दे रखा होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसमें शेप एंड ज्योमेट्री इसका एक टेबल दे रखा है, तो टेबल को अपने कॉपी में छापना है। ये तुम लोगों का होमवर्क होगा, थोड़ा ध्यान रखना। छापना में छ कैसे लिखते हैं? हाँ ठीक है, छापना है। ठीक है, इस एक चीज का ध्यान रखना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन वाले पार्ट में शेप एंड ज्योमेट्री, एक एटम से रिलेटेड जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है, उस शेप को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें दिमाग मत लगाना, इसको समझने की कोशिश मत करना। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर टाइम है तो समझने की कोशिश पे कर लो, नेक्स्ट क्लास बहुत आसानी से समझ में आएगा। बट अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अपने कॉपी में पूरे टेबल को, उसमें टेबल में बेसिकली एक डायग्राम दे रखा होगा, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, उसमें शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग टेबल में दे रखे होंगे, वो दोनों को ध्यान रखना है। एक जगह पे इस टाइप का दे रखा होगा बॉन्ड टाइप वाले पार्ट में, जैसे अगर मान लो PCl5 है तो PCl5 को AB5 टाइप दे रखा होगा, और उसमें अगर मान लो एक लोन पेयर हो गया, जैसे SF4 लेके चलते हैं मान लो, तो SF4 वाले पार्ट में सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये दोनों के दोनों sp3d हाइब्रिडाइजेशन है,
लेकिन पहले वाले केस में 5 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि दूसरे वाले केस में 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो इस चीज को AB4L टाइप दे रखा होगा। ये पूरे डायग्राम को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इनफैक्ट इसी टाइप के जो टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। बुकलेट का होमवर्क जो आज बताया है उसका लेक्चर भी देखना है और इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा स्क्रीन शेयर करने के लिए तुमको बोले, स्क्रीन जो शेयर करेगा नहीं, अपना वीडियो ऑन करके उसको दिखाना होगा कॉपी में ये कहाँ पे नोट डाउन किया है। नहीं नोट डाउन किया होगा तो फोन में घुस के मारेंगे तुम लोग को, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, डाउट फोटो भी काट के चिपका देंगे ना। अच्छा, बुकी का फोटो कॉपी काट करके चिपका देगा। अबे आलसी आदमी, मेहनत कर लो, मोटा होते जा रहा है, घर पे रहते रहते भैंस बनते जा रहा है। मेहनत करो, हाथ पैर चलाओ थोड़ा। 10th क्लास में सुना था ना ऐसे, मेहनत करते हैं तो सब ग्लूकोज बर्न होता है शरीर का, बर्न करो ग्लूकोज। कोई भी फोटो चिपकाएगा नहीं कहीं से, उसको लिखिएगा अपने कॉपी में। एक तो उस चीज को याद रखना मस्ट चीज है। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सब वो शेप को याद रखने के लिए कर रहे हैं। शेप ही याद नहीं रहेगा तो पढ़ के क्या करेंगे सब चीज। हर एक पार्ट को कॉपी में खुद से लिखेंगे और उसका डायग्राम भी खुद से बनाते हुए काम करेंगे। नहीं अगर बनाया तो नेक्स्ट क्लास में हम याद रख के क्या कर लेंगे? क्या? कुछ नहीं। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो। नेक्स्ट वीक छुट्टी मिल सकती है? नेक्स्ट वीक छुट्टी मिल सकता है? क्या मिल सकता है? छुट्टी। काहे का छुट्टी? शादी हो रहा है तेरा? भाई कार्ड पहुंचा दो ना। क्या हो गया विश्वदीप, काहे को छुट्टी? सर कहीं जाना था। कहीं जाना था? शादी में जाना था? नहीं सर, ऐसे ही जाना था। अच्छा ठीक है, काम करते हैं। जैसे इस ग्रुप में अभी हमको 18 लोग दिख रहे हैं, 1-2 लोग तो अभी गायब भी है। तो हर वीक किसी किसी को जाने का हम बोल देते हैं कि एक वीक तुम चले जाओ, एक वीक तुम चले जाओ, एक वीक तुम चले जाओ, फिर बाकी भी टीचर लोग भी चले जाएंगे। तो साल भर छुट्टी रखें। कहीं जाना था? अगर समाधि लेने जा रहा है कहीं पे तो बताओ। मोह माया त्याग करके वैसे हिमालय पर जा रहा है तो बताओ, फिर छुट्टी दे देंगे। नहीं जा रहा है तो फिर कोई छुट्टी नहीं मिलने वाला, और क्लास छोड़ेगा तो मार खाएगा अलग से। और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।